हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलीटेक्निक अल्टेड क्लासेस। मैं राजू ओझा फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। हम देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर नंबर 2। कल लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था सिलेबस जो हमें पढ़ना है और कुछ बेसिक डेफिनेशंस। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ये क्या है और इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की यदि मैं डेफिनेशन बोलूं तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ में जो धारा के बहने का विरोध करता है, क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से। और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। और उसका सिंबल होता है ये होती है इसकी डेफिनेशन। और इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर रो एल अपॉन ए। आर बराबर रो एल अपॉन ए। यहाँ पे जो रो होती है, रो को क्या बोलते हैं हम? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी। और इसकी मैं यदि यूनिट निकालूं रेजिस्टिविटी की, तो मैं यहां से देखूंगा रो बराबर आर बराबर क्या है? रो एल अपॉन ए। तो रो बराबर क्या निकल आएगा? आर ए अपॉन एल। यहां से यूनिट निकालूं तो आर की यूनिट यानी प्रतिरोध की यूनिट क्या है? ओम। तो ओम इनटू ये क्या है हमारा? एक क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या हमारा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया की यूनिट में किस में ले रहा हूं? मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? मीटर स्क्वायर। और एल क्या हमारी? लेंथ। इसको भी मैं मीटर में लूंगा। ये क्या हो जाएगा? एम। तो एम से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी की जो यूनिट निकल के आती है वो क्या होती है? ओम इंटू मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की? ओम मीटर। यदि सेंटीमीटर में लोगे तो ओम इंटू सेंटीमीटर। और ए क्या है यहां पे हमारा? क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और एल क्या है हमारी यहां पे? लंबाई। ये होता है हमारा प्रतिरोध। जो विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टिविटी, ये पदार्थ की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। एक उसका आंतरिक गुण होता है जो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करती है? टेम्परेचर पर। तो ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं बताऊं, इसे साफ कर देता हूं। ये जो डेफिनेशन है कि किसी विद्युत परिपथ में जो धारा के बहने का विरोध करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। यदि मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग समझाऊं तो ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा? कि जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था स्थिर हो तो उसके सिरों पर लगा विभवांतर
और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो किसी पदार्थ के सिरों पर लगा विभवांतर क्या हो गया V, और उसमें बहने वाली धारा क्या होगी हमारी I। इन दोनों का अनुपात क्या होता है, कांस्टेंट, वो क्या होता है R। तो R बराबर क्या हो गया V/I। यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूं, करंट की। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा V/R। I बराबर क्या हो जाएगा V/R। तो यहीं से देखो जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है R। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही करंट क्या होगी, कम होगी। तो इसी का मतलब क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में जो धारा के बहने का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको मैं और सरल तरीके से समझाऊं एक प्रैक्टिकल के तौर पर, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है और ये मार्केट है। तो घर से मार्केट तक जाने के दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, ये दो रास्ते हैं। घर से मार्केट तक जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, इस पर ट्रैफिक भी कम है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। ये वाला रास्ता मैंने मान लिया। दोनों की लेंथ भी बराबर है, दोनों की लेंथ भी बराबर है। इसकी जैसे इसकी लेंथ L है तो इसकी भी लेंथ L है। लेकिन एक रास्ता ऐसा है जिसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर ब्रेकर हैं और इसमें जाने में प्रॉब्लम है। तो आप अपने घर से मार्केट जाने के लिए कौन सा रास्ता चूज करोगे, कौन सा रास्ता चूज करोगे? सीधी सी बात है, आप वो रास्ता चूज करोगे जिसमें तुम्हें कोई निकलने में कोई दिक्कत ना आए। तो वही कहानी रेजिस्टेंस की है। रेजिस्टेंस क्या करता है कि वो करंट के फ्लो होने में रुकावट पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। कि समझ लो कि एक ब्रेकर का काम करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में भी ऐसा ही होता है। मैं तुम्हें समझाऊं कि जैसे कि ये मेरा कोई सोर्स है V और ये इसका कोई टर्मिनल है और इस टर्मिनल पर मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया R ओम का। तो इसमें से करंट फ्लो हो गई I एम्पियर की। तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, I बराबर V/R। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट के फ्लो होने का अपोज कर रहा है। और यदि मैंने क्या किया कि एक कंडक्टर लिया और मैंने यहां से इसको शॉर्ट कर दिया, पहले जो ये करंट थी वो यहां से निकल कर जा रही थी I, लेकिन जैसे ही मैंने इसको शॉर्ट किया तो ये I करंट है सारी की सारी यहां से निकल जाएगी, इसमें जो करंट जाएगी वो जीरो होगी। यही कहानी किसकी होती है, रेजिस्टेंस की। और यही कहानी यही कहानी किसकी होती है, करंट की। करंट हमेशा वो रास्ता चूज करता है जिससे उसे निकलने में कोई दिक्कत ना आए। तो करंट हमेशा क्या करता है, शॉर्ट पाथ को फॉलो करता है। तो ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब हम देखेंगे फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के गुणक। इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोध के वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस पर डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं यदि हम उन्हें बदलते हैं। तो हमने फॉर्मूला देखा था R बराबर ρL/A। ये क्या होती है, इसकी रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोधकता। ये क्या होता है, इसकी लेंथ। और ये क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट देखूंगा तो इसका जो फर्स्ट फैक्टर है, इसका जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, प्रतिरोध R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। यानी कि मैं बोलूँगा कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और यदि मैं इसको बढ़ाता हूँ तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। यदि मैं इसको लंबाई को कम करता हूँ तो प्रतिरोध भी क्या होता है, कम होता है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या होता है, इसका लेंथ। और सेकंड फैक्टर की मैं यदि बात करूँ, सेकंड फैक्टर की यदि मैं बात करूँ तो प्रतिरोध इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। अब इसका मतलब क्या है कि यदि मैं इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाता हूं तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, कंडक्टर का, कम हो जाएगा। और यदि मैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटाता हूं तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेकंड फैक्टर क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। और यदि मैं थर्ड फैक्टर की बात करूं 3, तो वो क्या होता है हमारा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, रेजिस्टिविटी।
अब ये रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये रेजिस्टिविटी किसी पदार्थ का क्या होता है? एक विशिष्ट गुण होता है, एक आंतरिक गुण होता है, जो किस पर डिपेंड करता है? जो डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पर। यदि टेम्परेचर, अब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब वो भी डिफरेंट इसकी कंडीशन है। यदि हमारा कंडक्टर है, यदि हमारा कोई कंडक्टर है यानी कि चालक है, तो ये कैसा होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। इसका मतलब क्या है कि चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है, यानी कि जो प्रतिरोध है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? रेजिस्टिविटी पर। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टिविटी पर। तो यानी कि चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होती है किसमें? कंडक्टर में, वो किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। और चालक कैसा होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है कि जिस पदार्थ का या जिस पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है तापमान के बढ़ने के साथ क्या हो? बढ़े। तो जो चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता होती है वो तापमान के बढ़ने के साथ क्या होती है? बढ़ती है। तो चालक पदार्थ का प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर करता है। और यदि टेम्परेचर बढ़ता है, यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है। और यहीं पे यदि मैं बात करूं किसकी? इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं। ये कैसे होते हैं? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि वो पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता तापमान के बढ़ने से क्या होती है? घटती है। तो ये होते हैं इसके फैक्टर। और एक फैक्टर हमारा क्या होता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है, ये इसकी डायमेंशन ही तो है, लेंथ और एरिया, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसकी डायमेंशन ही तो है। यदि मैं लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूँ या डिक्रीज कर रहा हूँ तो वो डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है। और यदि मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया से कुछ छेड़छाड़ कर रहा हूँ तो वो मतलब अपोजिट इफेक्ट डाल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिरोध होता है वो उसकी डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है। अब ये डायमेंशन को, अब यदि मैं इसकी डायमेंशन को बदलूंगा तो प्रतिरोध भी बदलता है। और डायमेंशन को तुम दो तरह से बदल सकते हो। चालक की डायमेंशन को तुम दो तरह से बदल सकते हो। वो कंडीशन कौन कौन सी होती हैं? पहली कंडीशन तो ये होती है कि चालक का जो आयतन है वो क्या रहे? स्थिर रहे। आयतन स्थिर रहे और तुम उसकी लंबाई या उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसको कैसे बदलोगे, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे कि चालक का जो प्रतिरोध है विमा के बदलने के साथ कैसे बदलता है। और वो दो तरीके से बदला जा सकता है। पहला जो चालक है उसका जो आयतन है वो कैसा रहे? स्थिर रहे, यानी कि कांस्टेंट रहे। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हम उसके आयतन में बदलाव कर दें। आयतन में बदलाव करेंगे तो हमें क्या रेजिस्टेंस मिलेगा। और हम आयतन को स्थिर रख के यदि उसकी विमा को बदलते हैं तो हमें क्या रेजिस्टेंस मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आयतन है वॉल्यूम, वो कैसा है? स्थिर, यानी कि कांस्टेंट। है, यानी कि आयतन में हमने कोई भी बदलाव नहीं किया। आयतन में यदि हम कोई बदलाव नहीं कर रहे और उसकी विमा में कैसे बदलाव हो रहा है, तो आप कैसे समझो कि आपके पास कोई कंडक्टर दे रखा है। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और ये इसकी क्या है? लेंथ है। ये क्या है? इसकी लेंथ है। तो आप इसकी विमा में कैसे बदलाव करोगे जब इसका वॉल्यूम कैसा है? स्थिर है। तो आप इसको दो तरीके से बदल सकते हो। या तो इन दोनों सिरों को
किसी से पकड़कर खींच दिया जाए, और या इन दोनों सिरों पर एक फोर्स लगा के या प्रेशर से इनको दाब दिया जाए। तो पहले कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यदि मैं इसके सिरों को किसी फोर्स के द्वारा खींच रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट कंडीशन में मेरा कंडक्टर ऐसा है नॉर्मल, तो इस कंडीशन में इसका प्रतिरोध क्या है, इस कंडीशन में इसका प्रतिरोध क्या है आर, यानी कि स्टार्टिंग में तो मैं इसको लिखूंगा आर ओल्ड। इस कंडीशन में इसका प्रतिरोध क्या है आर ओल्ड, यानी कि रो एल अपॉन ए। स्टार्टिंग में इसका प्रतिरोध है ये मैंने मानी, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। और अब मैंने क्या किया कि इसी कंडक्टर को मैंने खींच दिया, कितने गुना n गुना। यहां देखते हैं कि यदि चालक की लंबाई को खींचकर n गुना कर दिया जाए, तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसी कंडक्टर को मैंने खींच दिया, तो मुझे अब नए कंडक्टर की शेप कैसी दिखाई देगी, कुछ इस वे में। इसकी लंबाई को हमने पहले कंडक्टर की लंबाई के कितने टाइम्स बढ़ाया, कितने गुना बढ़ाया है n गुना। तो यानी कि इस कंडक्टर की जो नई लंबाई हमें मिलेगी, नई लेंथ जो हमें मिलेगी L1 बराबर कितना मिलेगा n टाइम्स ऑफ L, यानी कि पिछले चालक की लंबाई का n गुना। और मैं क्या देखूंगा कि यदि मैं इसके वॉल्यूम में, इसके आयतन में कोई बदलाव नहीं कर रहा और जब मैं इसको खींच रहा हूं तो इसकी लंबाई तो बढ़ेगी, n गुना में इसकी लंबाई को बढ़ाऊंगा तो n गुना लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन इसका जो अनुप्रस्थ काष्ठ क्षेत्रफल है उसी रेशियो में क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि मैं इसकी लंबाई को यदि n गुना बढ़ाता हूं तो इसका जो मुझे अनुप्रस्थ काष्ठ क्षेत्रफल मिलेगा दोबारा A1 वो पहले अनुप्रस्थ काष्ठ क्षेत्रफल की अपेक्षा n टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, n टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यदि मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूं, यदि मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूं तो मैं n बराबर क्या लिखूंगा L1 अपॉन L, और यहाँ से भी यदि मैं n की वैल्यू निकालूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा n बराबर a अपॉन A1, n बराबर a अपॉन A1। और इस चालक का जो मैं नया प्रतिरोध मिलेगा वो क्या मिलेगा R न्यू को मैं इस स्मॉल n से दर्शा रहा हूँ, R न्यू बराबर रो L अपॉन A। जो रजिस्टिविटी है वो इसकी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, सेम है, क्योंकि ये की मटेरियल है तो रजिस्टिविटी फिक्स रहती है, क्योंकि ये सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो हमें नया रेजिस्टेंस क्या मिला, आर न्यू बराबर रो L अपॉन L1 अपॉन A1। ये क्या मान ली मैंने, सेकंड इक्वेशन, ये क्या मान ली मैंने, सेकंड इक्वेशन। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, इसको हम यहाँ पे देखेंगे सॉल्व करके। तो यहाँ क्या करते हैं हम, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, आर एन, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, आर ओल्ड, आर न्यू अपॉन आर ओल्ड। आर न्यू बराबर क्या है हमारा, आर न्यू बराबर है हमारा रो L1 अपॉन A1, और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा रो L अपॉन A। रजिस्टिविटी तो हमारी कांस्टेंट है, रजिस्टिविटी से रजिस्टिविटी कैंसल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कि जो नीचे वाला है वो तो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर वाले के पास, और जो बीच वाला है वो कहाँ पहुँच जाएगा, बीच वाले के पास। तो
L1 अपॉन L इंटू ये कहाँ पहुंच गया ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा A अपॉन A1। तो हम यहां देखेंगे हमने क्या देखा, L1 अपॉन L की वैल्यू कितनी है n, तो मैं यहां लिख सकता हूं R न्यू अपॉन R ओल्ड बराबर L1 अपॉन L की वैल्यू कितनी है, L1 अपॉन L की वैल्यू कितनी है n इंटू A अपॉन A1, A अपॉन A1 की वैल्यू कितनी है n, ये रहा A अपॉन A1 की वैल्यू कितनी है n, तो ये क्या हो गया n इंटू n बराबर क्या हो गया n स्क्वायर। तो हमें यहाँ से जो नया रेजिस्टेंस मिलेगा R न्यू वो कितना मिलेगा n स्क्वायर ऑफ R ओल्ड, n स्क्वायर ऑफ R ओल्ड। ये फॉर्मूला हमें यहाँ से मिलता है कि जब मैं किसी चालक की लंबाई को खींचकर यदि n गुना बढ़ाता हूँ तो हमारा जो नया प्रतिरोध मिलता है वो n गुना के स्क्वायर इंटू ओल्ड रेजिस्टेंस का मिलता है। वो क्या मिलता है n गुना का स्क्वायर इंटू ओल्ड रेजिस्टेंस। यदि इस फॉर्मूले पे बेस्ड यदि मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊं तो मैं क्वेश्चन बोलूँगा कि यदि मेरे पास 5 मीटर लंबा चालक है, कितने मीटर, 5 मीटर लंबा चालक है, जिसका प्रतिरोध यानी R ओल्ड कितना दे रखा है 10 ओम दे रखा है, 10 ओम दे रखा है। यदि इसकी लंबाई यानी कि पहले कितना है 5 मीटर, यदि इसकी लंबाई को मैं 3 गुना बढ़ा दूं यानी कि n जो है मैंने कितना कर दिया 3 गुना क्या कर दिया बढ़ा दिया। इसकी लंबाई को यदि मैं 3 गुना बढ़ाऊंगा तो 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा 15, यानी कि पहले इस चालक की लंबाई कितनी थी 5 मीटर, यदि मैं इसकी लंबाई को 3 गुना बढ़ाऊंगा तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 15 मीटर, कितनी हो जाएगी 15 मीटर। तो अब इस कंडीशन में इसका मुझे रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखो R न्यू बराबर n स्क्वायर इंटू R ओल्ड। तो यहाँ इसको सॉल्व करके देखें तो R न्यू n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू R ओल्ड की वैल्यू कितनी है 10, ये कितना हो गया 10, तो 9 इंटू 10 बराबर कितना आएगा R न्यू बराबर कितना आएगा 19। यानी कि चालक की लंबाई को खींचकर यदि मैं n गुना बढ़ाता हूं तो हमारा जो नया प्रतिरोध है उसके जितने गुना हमने खींचा है उसके वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। किसका गुणनफल, जो मैंने इसको खींचा है जितने गुना उस फैक्टर का स्क्वायर इंटू पुराने वाले प्रतिरोध का वैल्यू, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये निकल कर आती है जब हम किसी कंडक्टर को खींचकर बढ़ाते हैं। और इसी में यदि मैं दूसरी इक्वेशन निकालूं कि पहले तो मैंने इसके सिरों से पकड़कर खींचा था, बाहर की ओर पकड़कर फोर्स लगाया तो ये क्या हो जाता खींचा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसके सिरे पर मैं दाब रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ। अब इसके कंडक्टर पर हमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसी को भी हम यहीं पर समझते हैं। अब हम दूसरी कंडीशन क्या देख रहे हैं कि हमारा कोई चालक दिया है, इसकी भी लंबाई क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है A, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है L। अब हम इसका क्या कर रहे हैं कि इसके सिरों से इसको हम दबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं दबा रहे हैं। तो पहले इसका जो प्रतिरोध है R ओल्ड वो कितना है रो L अपॉन A, इसको मैंने क्या माना इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने क्या किया इसके सिरों पर एक फोर्स लगाया, उससे क्या हो गया ये प्रेस हो गया। तो अब हमें जो नए कंडक्टर की शेप कैसी दिखाई देगी, कुछ ऐसी। यानी कि वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ है, इसकी लंबाई के कम होने से इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस रेशियो में क्या हो गया बढ़ गया है। तो ये इसका नया क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1 और ये इसकी नई लेंथ हमें मिली है L1। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, नोट में लिख दूं यहाँ पे हमने क्या किया है
कि चालक को सिरों से दाबकर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को n टाइम्स क्या करने पर, बढ़ाने पर, n गुना क्या करने पर, बढ़ाने पर, यानी कि इस चालक के सिरों से इसे दबाकर इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को n गुना क्या करने पर, बढ़ाने पर। अब हमें जो नया इसका जो सिरा मिल रहा है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें जो मिल रहा है A1, वो कितना मिल रहा है, n टाइम्स ऑफ A, यानी कि पुराने वाले चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया का n गुना। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जिस रेशियो में इस चालक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है, उसी रेशियो में इसकी लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हमारी जो L1 जो हमें मिल रहा है, L1 जो हमें मिल रहा है वो कितना हो जाएगा, n गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि इस चालक को दाबकर मैं इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को n गुना बढ़ाता हूं, तो उसी चालक की जो लंबाई है वो n गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, n गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब हमें जो r न्यू प्राप्त होगा, r न्यू क्या मिलेगा हमें, रो L1 अपॉन A1, रो L1 अपॉन A1, और ये क्या है इसकी सेकंड इक्वेशन, ये क्या है इसकी सेकंड इक्वेशन। यदि मैं यहां से L1 अपॉन L बराबर लिखूंगा तो क्या बनेगा मेरा, 1 अपॉन n, और यहां से मैं A यानी कि ये वाली A और इस वाली A को मैं इसके नीचे ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, A अपॉन A1, और ये जो n है इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n। तो यानी कि A अपॉन A1 बराबर क्या मिलेगा मुझे, 1 अपॉन n। तो मैं यदि यहाँ पे इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट करूं तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, आर न्यू अपॉन आर ओल्ड बराबर, आर न्यू क्या हमारा, रो L1 अपॉन A1 अपॉन आर ओल्ड क्या है हमारा, रो L अपॉन A। रो से तो रो कट गया, नीचे वाली A कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर, और बीच वाला L कहाँ पहुंच जाएगा, L1 के पास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, L1 अपॉन L इंटू ये कहाँ पहुंच गया, ऊपर, तो ये क्या बन गया, A अपॉन A1। तो L1 अपॉन L इंटू A अपॉन A1। तो यहाँ से L1 अपॉन L की यदि हम वैल्यू देखें तो L1 अपॉन L क्या मिला है हमें, 1 अपॉन n गुणा A अपॉन A1 की वैल्यू देखें, A अपॉन A1 की वैल्यू क्या मिली हमें, 1 अपॉन n। तो 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन n क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 अपॉन n स्क्वायर। तो जो हमें यहां से आर न्यू की वैल्यू मिलती है, आर न्यू की जो हमें वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, आर ओल्ड अपॉन n स्क्वायर, आर ओल्ड अपॉन n स्क्वायर। ये जो दो फॉर्मूले हमें मिले हैं वो कब मिले हैं, जब मैं इस चालक को या तो खींचकर इसकी लंबाई को बढ़ाता हूं या इसको कंप्रेस करता हूं। तो आर न्यू बराबर आर ओल्ड अपॉन n स्क्वायर, और यदि मैं उसको इंक्रीज करता हूं, खींचता हूं स्ट्रेच करके, तो क्या मिलता है, आर न्यू बराबर n स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। तो ये दो फॉर्मूले में कब मिले हैं, जब हमारे इस चालक का क्या जो वॉल्यूम है वो कैसा है, कांस्टेंट। क्या देखा अब तक इसमें, इसकी विमा में जो परिवर्तन किया है वो कैसे किया, पहले तो किया है हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर इसकी लंबाई को खींचकर बढ़ाया है या दाब कर इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाया है,
और अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि यदि मैं इसके वॉल्यूम में परिवर्तन करता हूँ, वॉल्यूम में कैसे परिवर्तन होगा कि या तो इस कंडक्टर को मैं कट कर दूं तो इसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या मैं इसमें ऐड कर दूंगा तब भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा, इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा काट के या इसमें ऐड करके। और दूसरा क्या परिवर्तन होगा इसमें वॉल्यूम को चेंज करके कि मैं इसकी जो सरफेस है, इसका जो सरफेस है इसको किसी से रफ करके इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर दूं, लेंथ को कांस्टेंट रखूं। तो इन दो कंडीशन में हमें क्या फॉर्मूला मिलता है वो हम देखेंगे। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन वॉल्यूम चेंज, यानी कि जो आयतन है वो क्या हो रहा है, वो बदल रहा है। आयतन क्या हो रहा है, बदल रहा है। अब मैं मटेरियल जो है पहले वाला उसमें मटेरियल को ऐड करूंगा या उस मटेरियल में से मटेरियल को मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो पहली कंडीशन लेते हैं, सेकंड कंडीशन में हम पहली कंडीशन लेते हैं। तो देखते हैं कि ये कोई हमारा चालक है, ये कोई हमारा चालक है, ये कोई चालक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, एल है। और यहाँ पे जो इसका प्रतिरोध है मैं क्या लिखूंगा, आर बराबर रो एल अपॉन ए, और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये क्या है मेरा, कांस्टेंट, ये क्या है मेरा, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है हमारा, कांस्टेंट। और हमने क्या किया कि इस कंडक्टर में सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया कांस्टेंट कब है, एरिया कांस्टेंट हमारा जब है जब हम सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का इस कंडक्टर में एक कंडक्टर ऐड करते हैं, एक दूसरा कंडक्टर ऐड करते हैं, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि मैं कहूँगा इस चालक में चालक को जोड़कर इसकी लंबाई को मैं n गुना क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। इसकी लंबाई को मैं n गुना बढ़ा रहा हूँ, तो जो मुझे नई लंबाई मिलेगी, नई जो लेंथ मिलेगी L1, नई जो लेंथ मिलेगी यहाँ पे L1, वो कितनी मिलेगी, n टाइम्स ऑफ ओल्ड L। लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैसा रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट। क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिलेगा R, ये कौन सा है हमारा, R ओल्ड, और ये कौन सा मिलेगा यहाँ पे, R न्यू। R न्यू बराबर क्या मिलेगा हमें, रो L1 अपॉन ए, क्योंकि जो हमारा एरिया है वो कैसा है हमारा, कांस्टेंट। मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मैंने इसमें मटेरियल ऐड किया है, यदि ये मेरा मटेरियल मैंने माना कॉपर का, तो मैं इसमें यदि कॉपर का मटेरियल ऐड करूंगा तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी क्या रहेगी, हमारी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन यदि ये कॉपर का है और ये सिल्वर का है तो हमारी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने सेम ही मटेरियल का कंडक्टर इसमें ऐड किया है, तो हमारी जो रेजिस्टिविटी होगी वो भी क्या होगी यहाँ पे, कांस्टेंट, वो भी क्या होगी हमारी, कांस्टेंट। यदि कि सिल्वर का है तो मैं सिल्वर का ऐड कर रहा हूँ, यदि ये कॉपर का है तो मैं कॉपर का ऐड कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ से क्या मिलता है कि रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है दोनों की, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट है। या डायरेक्ट फॉर्मूले से आप देखो तो मैं ये इक्वेशन फर्स्ट मानूंगा और ये इक्वेशन सेकंड मानूंगा, और मैं यहाँ फिर क्या करूँगा, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, आर न्यू अपॉन इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, आर ओल्ड, आर ओल्ड। तो आर न्यू बराबर क्या है हमारा, रो L1 अपॉन ए अपॉन आर ओल्ड बराबर क्या है हमारा, रो L अपॉन ए, L अपॉन ए। रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, आर एन अपॉन आर ओल्ड बराबर, या इसे ऊपर देख लो आप यहाँ पे,
आर एन अपॉन आर ओल्ड बराबर ये यहाँ पे L1 और ये यहाँ पे L, और इस यहाँ से यदि मैं L1 अपॉन L की वैल्यू निकालूं, L1 अपॉन L की वैल्यू निकालूं तो ये क्या निकल के आएगी, L1 अपॉन L बराबर क्या निकल के आएगी, N। तो यानी कि L1 अपॉन L बराबर क्या है, N। तो जो R न्यू है, R न्यू बराबर क्या हो जाएगा, N टाइम्स ऑफ R। इसका मतलब क्या है कि यदि मैं किसी चालक में सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का और सेम ही मटेरियल का एक नया चालक जोड़ता हूं तो जो मुझे नया प्रतिरोध मिलता है वो क्या मिलता है, चालक के जोड़ने के बाद ये पुराने वाले चालक की जो लंबाई जितने गुना बढ़ती है उतने टाइम्स जो नया प्रतिरोध होता है ओल्ड प्रतिरोध की तुलना में उतने गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि मैं बोलूं कि पहले मेरे जो चालक का प्रतिरोध है आर ओल्ड वो, यानी कि मैं बोलूँगा क्वेश्चन के तौर पे यदि मैं समझाऊँ तो मैं कहूँगा कि 5 मीटर लंबे चालक का प्रतिरोध, 5 मीटर लंबे चालक का प्रतिरोध कितना है, आर ओल्ड कितना है, मैंने माना ये है मेरा, मैंने मान के चला ये है मेरा 8 ओम है। अब यदि मैं इसमें सेम मटेरियल का और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का चालक ऐड कर कर इसके वॉल्यूम में परिवर्तन कर कर इसकी लंबाई को मैं कितना इंक्रीज कर दूं, 5 गुना, कितना बढ़ा दूं, 5 गुना। तो यानी कि ये कितनी लंबाई हो जाएगी अब इसकी, पहले कितनी है इसकी m, यानी कि पहले कितना है ये 5 मीटर का, 5 मीटर। अब इसकी लंबाई यदि 5 गुना हो जाएगी तो अब इस चालक की लंबाई मुझे कितनी मिलेगी, 5 गुना 5 यानी कि 25। अब ये 25 मीटर का हो जाएगा। तो यहाँ से जो मुझे नया प्रतिरोध मिलेगा आर न्यू एन की वैल्यू कितनी है 5, ओल्ड रेजिस्टेंस कितना है 8, तो 8 गुणा 5 कितना हो गया 40। यानी कि जो मुझे अब नया प्रतिरोध मिलेगा वो कितना मिलेगा 40। यानी कि 5 मीटर के चालक को यदि मैं 5 गुना इसमें नया चालक ऐड करके इसकी लंबाई को यदि मैं 5 गुना बढ़ाता हूं तो अब जो हमारा नया प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा 40। ये कहानी है इसकी। अब सेकंड कंडीशन इसमें कौन सी है, पहले तो मैंने इसको क्या किया, इसमें चालक को ऐड कर कर इसकी लंबाई को बढ़ाया है, और इसी में यदि मैं दूसरी कंडीशन देखूँ तो मैं इस वाले कंडक्टर को क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। रफ कर कर क्या कर रहा हूँ, इसकी जो लेंथ है वो तो सेम है, लेंथ से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हम, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको रफ कर कर हम एन टाइम्स क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो अब इस चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो देखते हैं। अब हम इसमें देखेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि यदि मेरा ये कोई कंडक्टर दे रखा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो गया, इसकी लेंथ भी एल हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, और इसका जो रेजिस्टेंस है इस कंडीशन में स्टार्टिंग में आर ओल्ड बराबर रो एल अपॉन ए, और इक्वेशन क्या मान ली मैंने फर्स्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, मेरी लेंथ जो है, मेरी जो लेंथ है एल, लेंथ इस कंडीशन में क्या रहेगी, मेरी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट। लेकिन जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। वो कैसे कम कर रहा हूँ, वॉल्यूम में परिवर्तन करके। कम कैसे कर रहा हूँ कि इसकी जो सरफेस है वो मैं क्या कर रहा हूँ, उस सरफेस को रफ कर रहा हूँ, किसी से इसको रगड़ रहा हूँ। रगड़ने से क्या होगा, इसका मटेरियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो उस टाइम क्या होगा, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने माना कि इसकी रफ करते 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 मैंने इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो एन टाइम्स क्या कर दिया, कम कर दिया है। तो अब जो हमें नया कंडक्टर मिलेगा कुछ इस शेप का मिलेगा। लेंथ तो हमारी इतनी ही रहेगी, लेंथ तो हमारी सेम ही रहेगी, लेंथ तो हमारी सेम है, लेंथ तो हमारी सेम है, एल ही है, लेंथ तो हमारी एल ही है। लेकिन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल गया N1। क्या हो गया, पहले तो ये इतना था, अब क्या हो गया, कम हो गया। तो यानी कि A1 बराबर कितने टाइम्स कम हो गया, ओल्ड वाली क्रॉस सेक्शनल एरिया के कितने टाइम्स कम हो गया, N। लेकिन हमारी लेंथ है वो दोनों कंडीशन में क्या है, सेम है। और इस कंडीशन में जो नए कंडक्टर का जो आर न्यू है, जो न्यू कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस मुझे कितना मिलेगा, रो
L, क्योंकि लेंथ हमारी कांस्टेंट है, और नया क्रॉस सेक्शनल एरिया A1। और यदि मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं A1/A बराबर क्या निकल के आएगा, 1/n, 1/n। ये क्या होगी मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो आर न्यू क्या हमारा, आर न्यू अपॉन आर ओल्ड, आर न्यू क्या हमारा रो एल अपॉन A1 अपॉन आर ओल्ड क्या हमारा रो एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। लेंथ से लेंथ कैंसिल और रो से रो कैंसिल, तो ये हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, ये नीचे वाला क्या पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये क्या बन गया A/A1, A/A1। तो आर न्यू अपॉन आर ओल्ड बराबर, ये क्या है A/A1 और ये क्या है A1/A। तो ये इसको यदि मैं उल्टा कर दूं यहाँ पे A/A1 बराबर क्या हो जाएगा n, क्योंकि A1/A बराबर क्या है 1/n। यदि मैं इसके फैक्टर को चेंज कर दूं तो A/A1 बराबर क्या बन जाएगा मेरे को n। तो A/A1 बराबर हमें क्या मिल गया n। तो जो हमें नया प्रतिरोध मिलेगा Rn बराबर n टाइम्स ऑफ R ओल्ड। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, यदि किसी चालक के सरफेस को यदि हम रफ करके यदि कम करते हैं तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो कम हो जाता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के घटने से उसका जो प्रतिरोध है कितने गुना बढ़ता है, जितने गुना मैं उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या करता हूँ, कम करता हूँ। तो आज के लिए हमने देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके फैक्टर क्या क्या हैं, और उसकी डायमेंशन को बदलने से जो रेजिस्टेंस है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसकी डायमेंशन को हम कितने तरीके से बदल सकते हैं, वो हमने 4 कॉन्सेप्ट देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आपको मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत नज़र में आ रही हो, या आपके कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, या मैं आपको बेहतर समझा नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा और इससे बेहतर देने की भी कोशिश करूँगा। और यदि आपको लेक्चर पसंद आता है तो अपने साथ वालों को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।